प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आफरीन बानो। वक्त हो चला है उत्तराखंड बुलेटिन का, तो आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां पुलिस लाइन में अग्निशमन सेवा समाप्त 2025 का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करी। कार्यक्रम में अग्निशमन विभाग ने आगजनी की विभिन्न घटनाओं के निवारण की प्रक्रिया को क्रियाशील प्रदर्शन के माध्यम से प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले फाइटर्स को सम्मानित कर उनके साहस और समर्पण की सराहना की। अग्निशमन सेवा सप्ताह के अवसर पर आयोजित इस शानदार कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथ ही 14 अप्रैल 1944 को मुंबई बंदरगाह पर हुए भीषण विस्फोट एवं अग्निकांड में शहीद हुए सभी अग्निशमन कर्मियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके बलिदान की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 14 से 20 अप्रैल तक मनाया जाने वाला यह अग्निशमन सेवा सप्ताह न केवल उन अग्निशमन योद्धाओं की वीरता को सम्मान देने का प्रतीक है, बल्कि आम जन को अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का भी एक अवसर है। मुझे अवगत कराया गया कि उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा द्वारा इस सप्ताह के दौरान नागरिकों को अग्नि से होने वाली क्षति के प्रति जागरूक करने तथा अग्निकांडों को रोकने एवं सावधानी बरतने के विषय में शिक्षित करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मैं इन सभी जागरूकता अभियानों में जन जन को जागरूक करने हेतु जुटे उत्तराखंड के अग्निशमन एवं आपात सेवा के सभी अधिकारियों को मैं साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, अग्निशमन एवं आपात सेवा समाज की सबसे आवश्यक सेवाओं में से एक सेवा है। अग्नि जीवन के सार को परिभाषित करती है, परंतु वही अग्नि जब विकराल रूप ले लेती है, अनेक लोगों के मौत का कारण भी बन जाती है। ऐसे में हमारे फायर फाइटर्स एक वीर योद्धा की भांति न केवल अग्नि पर काबू पाते हैं, बल्कि वो जान माल की रक्षा भी करते हैं। अभी आप सब लोगों ने यहाँ पर साक्षात रूप से उसका प्रदर्शन यहाँ पर देखा। इसके साथ ही फायर सर्विस के हमारे जवान राहत एवं बचाव कार्यों और वनाग्नि नियंत्रण के साथ साथ विभिन्न सामाजिक आयोजनों से लेकर राज्य के विभिन्न संस्थानों तक में अग्नि नियंत्रण तथा सुरक्षा व्यवस्था जैसी अनेक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं। मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि अग्निशमन उत्तराखंड एवं आपात सेवा के साहसी जवानों ने उत्तराखंड की स्थापना से लेकर अभी तक 53,000 करोड़ रुपए से भी अधिक संपत्ति को आग से बचाने का कार्य किया है और इससे भी बढ़कर 27,000 से अधिक मनुष्यों एवं लगभग 7,000 पशुओं के जीवन को भी बचाने का शानदार काम उनके द्वारा किया गया है। यह हम सबके लिए गर्व की बात है कि हमारे फायर फाइटर इतने बड़े पैमाने पर जान माल की रक्षा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जब हम देखते हैं कि अब उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा में आज महिलाएं, अभी डीजीपी साहब मुझे बता रहे थे कि मैं सोच रहा था कि केवल अग्निशमन में जो अग्नि को बुझाने के लिए फायर फाइटर्स के रूप में महिलाएं होंगी, तो उन्होंने बताया कि मुझे पूरी गाड़ी के अंदर केवल और केवल महिलाएं हैं। तो वो अपना मातृशक्ति भी अपना इतना शानदार योगदान दे रही है, तो निश्चित रूप से गर्व की अनुभूति और अधिक बढ़ जाती है कि आज हमारी मातृशक्ति, हमारी महिलाएं हर क्षेत्र में आज बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। मैं आज के इस अवसर पर सभी महिला फाइटर्स को विशेष रूप से बधाई देता हूं कि आप सभी साहस और दृढ़ता की प्रतीक हैं। भाइयों बहनों,
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से हमारी सरकार प्रदेश में अग्निशमन एवं आपात सेवा से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाने के साथ ही रक्षा उपकरणों के आधुनिकीकरण पर भी निरंतर कार्य कर रही है। आप सभी को जानकर प्रसन्नता होगी कि केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा के लिए 71 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। आज हमारे प्रदेश में जहां एक और विश्व बैंक पोषित योजना के अंतर्गत 18 फायर स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है, वहीं फायर इमरजेंसी से निपटने के लिए विश्व स्तरीय उपकरण खरीदने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसके साथ ही गैरसैंण में हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में फायर स्टेशन भवन का निर्माण करने के साथ साथ 78 से अधिक आवासों का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार द्वारा इसी अप्रैल माह में जनपद हरिद्वार के भादराबाद फायर स्टेशन को भी स्वीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप शासन स्तर पर फायर स्टेशनों की मैपिंग की जा रही है, जिसके बाद और भी अधिक दूरस्थ क्षेत्रों में फायर स्टेशन खोलने की दिशा में हम कार्य करेंगे। भाइयों बहनों, हमारा प्रदेश भौगोलिक रूप से संवेदनशील प्रदेश है, जहां प्रत्येक वर्ष हमें आपदाओं का सामना करना पड़ता है। कभी अतिवृष्टि के रूप में, कभी भूस्खलन के रूप में, अनेक रूपों से हमें उनका सामना करना पड़ता है। ऐसे में अग्निशमन एवं आपात सेवा की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। पिछले वर्ष जहां हमने देखा केदार घाटी में बड़ी आपदा आई, देहरादून और आसपास टेहरी क्षेत्र में, हमारे घनसाली और गुत्तू क्षेत्र में लगातार 3 बार बादल फटे। वहीं अगर हम तराई क्षेत्र की बात करें तो टनकपुर, बनबसा, खटीमा और सितारगंज, नानकमता इन क्षेत्रों में भयंकर रूप से अतिवृष्टि के कारण से बहुत जल भराव का सामना हमको करना पड़ा। इसके साथ ही आराकोट और रेहड़ी में आई आपदा में भी फायर सर्विस के आप सभी कर्मचारियों ने, सभी कार्मिकों ने बहुत लगन और समर्पण के साथ अपना कार्य किया और भविष्य में भी हमें और अधिक सजगता पूर्वक कार्य करना होगा। पिछले वर्ष हमने देखा किस प्रकार से वनाग्नि हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने खड़ी हो गई, जिससे हमारी वन संपदा, वन्य जीवों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के साथ ही हमारे गांव, खेतों और जनजीवन को भी, आम जीवन को प्रभावित किया। पिछले वर्ष जैसी परिस्थितियां इस वर्ष न बनने पाए, इसके लिए वन विभाग के साथ ही अग्निशमन विभाग को पहले से और अधिक सजग होकर काम करना होगा। इसके साथ ही आगामी 30 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली हमारे राज्य की लाइफ लाइन 4 धाम यात्रा के सफल एवं कुशल संचालन में भी आप सबको महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इसलिए हमारी सरकार ने वन विभाग के साथ ही अग्निशमन विभाग को भी आग से बचाव के लिए 20 नए फायर टेंडर प्रदान किए हैं। ये सभी अग्निशमन वाहन उत्तराखंड को वनाग्नि को नियंत्रित करने में सहायक सिद्ध होंगे। इसके अतिरिक्त अग्निशमन कर्मियों की सुरक्षा हेतु हमारी सरकार द्वारा विश्व स्तरीय गुणवत्ता के फायर सूट भी खरीदे गए हैं। भाइयों बहनों, ये मेरे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि आज हमारे प्रदेश के उन फायर योद्धाओं को DGFS डिस्क प्रदान करने का अवसर मिला है, जिन्होंने अपने जीवन में कर्तव्य निष्ठा, साहस और सेवा भावना की बेहतरीन मिसाल, सर्वोच्च मिसाल पेश की है। मैं आज DGFS डिस्क प्राप्त करने वाले सभी अग्निशमन कर्मियों को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही तृतीय और इंडिया फायर सर्विस गेम्स में पदक जीतने वाले सभी विजेताओं को भी बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं कुछ घोषणाएं भी करना चाहता हूं। भीमताल, द्वाराहाट, गौचर, पुरोला और सहकारा में जल्द ही नए फायर स्टेशन खोले जाएंगे। इसके साथ ही
जल्द ही हमारी सरकार उत्तराखंड में फायर सर्विस का विश्व स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित करेगी। प्रयागराज में हुए महाकुंभ में ड्यूटी कर अपना कर्तव्य निभाने वाले उत्तराखंड फायर सर्विस के सभी कर्मियों को 10-10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही आज मैं आपके इस अवसर पर प्रदेश की जनता से भी यह आह्वान करना चाहता हूं कि आप सभी इस सेवा सप्ताह को एक विशिष्ट अवसर मानते हुए अग्नि सुरक्षा के संबंधित उपायों को समझें और दूसरों को भी इस दिशा में प्रेरित करें। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी फायर फाइटर आगे भी पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरे साहस और पराक्रम के साथ, पूरे कौशल के साथ कार्य करते हुए हमारे प्रदेश को पहले से और अधिक सुरक्षित बनाने में अपना योगदान प्रदान करते रहेंगे। आगामी 4 धाम यात्रा को सुव्यवस्थित, सुगम और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने शनिवार को एनआईसी कक्ष में संबंधित अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने यात्रा मार्ग के प्रमुख पड़ाव पर सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। खबर कोटद्वार के सतपुली से है, जहां नगर पंचायत में सत्ता परिवर्तन के बाद नगर वासियों को बदलाव की बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन कांग्रेस कार्यकाल के शुरुआती दौर में नगर वासियों की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। नगर पंचायत सतपुली ने बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स में सार्वजनिक शौचालय और कार पार्किंग के टेंडरों में अनियमितता के आरोप लगाए हैं। पुली में जो अभी निकाय चुनाव हुए हैं वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुई है और उसके बाद लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी कि यहाँ पर निष्पक्ष रूप से कार्य होगा, लेकिन शुरुआती दौर में ही यहाँ पर बहुत बड़ा झोल देखने को मिला है। नगर पंचायत सतपुली द्वारा बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स में कार पार्किंग और सार्वजनिक शौचालय का एक टेंडर निकाला, जो टेंडर अति अल्पकालीन अवधि के लिए निकाला गया, यानी कि 6 दिन का उसमें टोटल समय था और प्रपत्र लेने के लिए मात्र 4 दिन का समय। 2 तारीख को विज्ञप्ति निकली थी और 5 तारीख तक उसका प्रपत्र लेने का और जमा करने का समय था। उसके बाद 7 तारीख तक उसके टेंडर खोले गए। अति अल्पकालीन निकालने की इतनी क्या जल्दी जरूरत पड़ गई, जबकि अगर इसमें एक सबसे बड़ा झोल मैं आपको बता दूं कि मार्च के 4 तारीख को हैंडओवर नगर पंचायत की वो बिल्डिंग हो चुकी थी और उसके बाद पूरा महीना उनके पास था जिसमें उन्होंने कोई विज्ञप्ति नहीं निकाली। उसके बाद 2 अप्रैल को वो विज्ञप्ति एक अखबारों में प्रकाशित होती है, तो 1 महीने का जब लंबा समय था उस दौरान बीच में वो विज्ञप्ति निकाल सकते थे, जिससे कि 15 दिन का समय सब लोगों को मिल सके। और मेरा केवल ये कहना है कि लोगों का, जो नगर वासियों का इसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि अगर 15 दिन का समय होता तो अधिक से अधिक लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाते और उसके साथ साथ नगर पंचायत को भी राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वो ऐसे कि जब अधिक लोग वहाँ पर पार्टिसिपेट करते तो उसके बाद जो निविदाएं हैं, निविदाओं में जो टेंडर जो बोली है वो अधिक जाती, तो कहीं ना कहीं नगर पंचायत का भी उसमें फ़ायदा था और लोगों का भी फ़ायदा था कि अधिक से अधिक लोगों को वो टेंडर मिल पाते, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते। हैंडओवर कब हुआ? इसकी जो मार्च महीने के पहले सप्ताह में 4 तारीख को हमको हस्तांतरित हो चुका है। और ये जो कार पार्किंग और शौचालय है, इसमें कितने लोगों ने पत्र खरीदे थे, मतलब आपसे निविदाएं? 10 निविदा दाताओं ने पत्र खरीदे थे, निविदा पत्र ना। और इसमें टेंडर प्रक्रिया में बहुत कम समय दिया गया, क्योंकि ये अल्पकालीन निविदा थी और परिस्थितियों को देख के और वक्त की नज़ाकत ऐसी थी कि मतलब पूरे शहर में टॉयलेट की बहुत ज़्यादा अव्यवस्था चल रही थी, इस वजह से इसको अल्पकालीन रूप में निकालना पड़ा, इसलिए इसका नाम ही अल्पकालीन निविदा था। एक के दूसरा के अस्थायी निवास प्रमाण पत्र की इसमें जैसे अनिवार्यता रही, लेकिन एक व्यक्ति टेंडर लेना चाहता था लेकिन उसके पास उस समय अस्थायी निवास नहीं था, जबकि वो यहाँ का था, उसे समय नहीं दिया गया। जी, उनका कहना ये था कि अब अस्थायी निवास बनने बंद हो गए हैं, जबकि बन रहे थे। अब उनको भी पूर्व जानकारी तो थी नहीं, हो सकता है कि अज्ञानतावश उन्होंने ये कह दिया हो, वरना उनको अगर वो समय मांगते तो निश्चित रूप से हम उनको समय देते। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। उत्तराखंड बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो ये बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर मसूरी से है, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पर्यटन सीजन को देखते हुए पार्किंग और यातायात संबंधी समस्याओं का समाधान के लिए कई पदाधिकारियों के साथ बैठक की। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। इस बैठक में उन्होंने मसूरी आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और पार्किंग की समस्या से निजात दिलाने के निर्देश दिए। वहीं पर्यटकों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसको लेकर उन्होंने कहा कि सभी चिन्हित पार्किंग स्थलों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जाए और यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया जाए। उत्तराखंड का ही नहीं, देश का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है, क्योंकि टूरिस्ट सीजन शुरू होने वाला है और टूरिस्ट को कोई दिक्कत न हो। टूरिस्ट यहाँ से जाए तो ये संदेश लेकर जाए कि अगर जाना है तो मसूरी जाओ, वहाँ की व्यवस्था बहुत सुव्यवस्थित है, वहाँ पर पार्किंग है, वहाँ के होटेलियर्स, वहाँ के व्यापारी, वहाँ के आम नागरिकों का, वहाँ की पुलिस का, वहाँ के प्रशासन का व्यवहार टूरिस्ट के साथ बहुत अच्छा है। इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर आज एक बैठक हमने यहाँ पर की, जिसमें मसूरी की चेयरमैन मीरा जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसएसपी, एसपी, ईओ नगर पालिका, एसडीएम, सारे संबंधित अधिकारी और होटल एसोसिएशन और व्यापार मंडल से अन्य जो प्रभावित लोग थे वहाँ पर उपस्थित थे और बैठकर एक हल निकाला गया, क्योंकि वहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत पार्किंग की है। हमने 2-3 स्थान चिन्हित किए कि जहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी और जो एक सबसे बड़ा सरदर्द मसूरी के लिए जो स्कूटर टैक्सी हो गए हैं, हमने कहा इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिनकी वजह से वहाँ के जहाँ आम नागरिक परेशान होते हैं, टूरिस्ट ही परेशान होता है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। पर दूसरा, जो लोडिंग व्हीकल्स हैं, जो सामान उतारने का काम करते हैं, उनके लिए भी एक समय सीमा निर्धारित की है और हमने कहा है कि माल रोड को बिल्कुल ट्रैफिक फ्री जोन होना चाहिए ताकि पैदल यात्री वहाँ पर घूम सके। इन सब बिंदुओं पर चर्चा हुई है और निश्चित इसको लाते हुए हम मसूरी को सुव्यवस्थित करेंगे और जो टूरिस्ट यहाँ पर आएगा एक इम्प्रेशन लेकर जाएगा कि मसूरी एक सुंदर शहर है, अच्छा शहर है। इसके लिए बैठक यहाँ पर की गई है। शटल सेवा के लिए भी आपने कहा कि उसे प्रॉपर तरीके से देखिए, शटल सेवा भी प्रॉपर तरीके से, ताकि टूरिस्ट को कोई दिक्कत ना हो और आम जनता के हितों में भी कोई कुठारघात ना हो। इन सबको ध्यान में रखते हुए हम इसको लागू करेंगे। द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया था। माननीय मंत्री जी द्वारा मसूरी की व्यवस्थाओं को बनाने के लिए डीएम, एसएसपी सभी को निर्देशित किया गया है। हम माननीय मंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने लोकल लोगों के हित को देखते हुए और मसूरी को व्यवस्थित बनाने के लिए आज जो दिशा निर्देश दिए हैं वो काबिल तारीफ़ हैं और हमारा ऐसा मानना है कि समस्त अधिकारी जो हमारे माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देश हैं उसको फॉलोअप करेंगे, ताकि हम अच्छा सीजन कर सकें और पर्यटकों का अच्छे से हम स्वागत कर सकें। स्थानीय लोगों की और व्यापारियों की सहभागिता ज़रूरी है, ये सुनिश्चित करने के उन्होंने निर्देश दिए हैं, क्योंकि अगर व्यवस्था बनेगी तो कुछ दिक्कतें भी आएंगी, तो उसके लिए तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल, माननीय मंत्री जी के द्वारा जो आदेश हुआ है, हम सभी लोग और जितने भी स्थानीय व्यापारी, स्थानीय होम स्टे ओनर्स, होटल ओनर्स और रिक्शा चालक, टैक्सी ओनर्स, सभी लोग, हम मसूरी के जो स्थानीय लोग हैं, हम सभी लोग व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए पूरा सहयोग प्रशासन को देंगे और साथ ही साथ प्रशासन से उम्मीद रखेंगे कि वो स्थानीय लोगों का उत्पीड़न भी ना करे और साथ ही साथ जो है पर्यटकों के स्वागत के लिए अच्छी व्यवस्था बनाए, ताकि यहाँ पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पर्यटक आए।
क्योंकि देखिए एक पर्यटक शहर है और हमारी जो आजीविका है वो पर्यटकों पर निर्भर करती है। तो पर्यटकों का स्वागत करना कहीं ना कहीं सभी लोगों का हमारा दायित्व भी बनता है और स्थानीय लोगों का उत्पीड़न ना हो ये प्रशासन को भी सुनिश्चित करना होगा। खबर पौड़ी से है, जहां LUCC धोखाधड़ी में अब तक पुलिस ने 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 4 के विरुद्ध LOC यानी कि लुक आउट सर्कुलर नोटिस जारी किया जा चुका है। बता दें कि ठोस साक्ष्य संकलन कर अभियुक्तों की संपत्ति जब्तीकरण की भी प्रभावी कार्यवाही की जा चुकी है। वहीं जनपद में जो लोनी अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के विरुद्ध हमारे पास जो प्रथम शिकायत वर्ष 2024 में प्राप्त हुई थी, उस पर हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए हमारे द्वारा प्रोएक्टिवली उसमें FIR दर्ज की गई और उसके उपरांत जनपद में हमारे द्वारा कुल 4 FIR इसमें पंजीकृत की गई हैं और हमारे पूरे परिक्षेत्र में अभी तक 13 FIR उसमें पंजीकृत की जा चुकी हैं। हमारी टीम्स के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करते हुए पहले ही इसमें 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इसके अलावा 4 अन्य अभियुक्त ऐसे हैं जिनका हमारे द्वारा लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है और इनकी पासपोर्ट डिटेल्स के आधार पर इनको आइडेंटिफाई करते हुए इनको हम लोकेट कर रहे हैं और शीघ्र इनकी गिरफ्तारी भी हमारे द्वारा की जाएगी। इसी के साथ साथ परिक्षेत्र स्तर पे नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए इन सभी इन्वेस्टिगेशन को हमारे द्वारा रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है ताकि सभी इन्वेस्टिगेशंस को एक साथ एक स्ट्रक्चर्ड वे में इन्वेस्टिगेट किया जाए। साथ ही साथ इस इन्वेस्टिगेशन में बर्ड्स एक्ट और UIPD एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की गई है। जितने भी इसमें अभियुक्त हैं उन सभी की संपत्ति की जानकारी की जा रही है और उनकी संपत्ति का जब्तीकरण भी हमारे द्वारा इसमें किया जाएगा। इसी के साथ साथ सेंट्रल एजेंसीज़ के साथ भी इनकी डिटेल हमारे द्वारा शेयर की गई है और इसमें जो भी पैसा हवाला के थ्रू बाहर गया है उसकी भी जांच सेंट्रल एजेंसीज़ के द्वारा की जा रही है। इसमें ऑलरेडी हमारे द्वारा 3 कंपनी के अकाउंट्स हैं जिनको फ्रीज़ करवा दिया गया है ताकि इस कंपनी के द्वारा आगे कोई भी ट्रांजैक्शन इन अकाउंट्स के द्वारा ना की जाए। इन सभी इन्वेस्टिगेशन को बहुत प्रोएक्टिवली और सीरियसली हमारी टीम्स के द्वारा एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के द्वारा किया जा रहा है और शीघ्र सभी की अन्य अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी करते हुए इस इन्वेस्टिगेशन का निस्तारण हमारे द्वारा किया जाएगा। मेरा समस्त जनता से अनुरोध है कि कृपया किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आए। पुलिस व प्रशासन के द्वारा इसमें इंटेंसिवली और कोऑर्डिनेटेड वे से इसमें एफर्ट की जा रही है और कार्रवाई को पूर्ण किया जाएगा। कृपया किसी बहकावे में आकर किसी भी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर ना क्रिएट करें और पुलिस प्रशासन का सहयोग अवश्य दें। भाजपा सांसदों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को लेकर की गई टिप्पणी मामले में आरोप प्रत्यारोप अपनी चरम पर है। ऐसे में भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और नीतीश शर्मा पर किए गए ट्वीट पर उत्तराखंड के पूर्व CM और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा, नड्डा जी ने जो कहा है वो सिर्फ लिपापोती है। अगर भाजपा गंभीर है तो उन्हें हटा दे और उनसे कहे कि हम उनका समर्थन नहीं कर पाएंगे। न्यायपालिका को निशाना बनाना किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इससे देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा और संविधान खतरे में पड़ सकता है। न्यायपालिका वही कर रही है जो संविधान उसको अधिकार देता है। चाहे संवैधानिक पद पर बैठे हुए हों या भाजपा के ये लोग हों, तो दोनों सांसद, ये असल में भाजपा की मनोवृत्ति है। वो मनोवृत्ति अब चीफ जस्टिस को और न्यायपालिका को दबाव में ले रही है। आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्य न्यायाधीश के लिए, ये विद्वेष पैदा करेंगे, देश को बर्बाद कर देंगे। हाँ जी, ये कहीं स्वीकार्य हो सकती है ऐसी चीजें। और जो नड्डा जी ने कहा है वो खाली लीपापोती है। यदि भाजपा गंभीर है तो फिर उनको निकाल देना और जो संवैधानिक अथॉरिटी ने अटैक किया है उनसे कहना चाहिए कि साहब ये बहुत हो गया, हम आपका साथ नहीं दे पाएंगे। लगातार जिस तरह न्यायपालिका को टारगेट किया जा रहा है, न्यायपालिका को टारगेट करना किसी हालत में स्वीकार्य नहीं हो सकता है। इससे देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, संविधान खतरे में पड़ जाएगा। न्यायपालिका वही कर रही है जो संविधान उनको अथॉरिटी देता है। JP नड्डा जी ने तो किनारा, मतलब भाजपा ने किनारा कर लिया है। JP नड्डा ये तो खाली
लीपापोती है। खाली अब जब आलोचना देखी तो जरा सा किनारे हो लिए, और ये तो भाजपा के इशारे पे हो रहा है। यदि इशारे पे नहीं हो रहा तो निशिकांत दुबे और उनके साथी को निकालें, पार्टी भाजपा निकाले, निष्कासित करे। उत्तराखंड बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।